अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जिसमें हमने डाइजेशन के प्रोसेस को देखना है कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होती है। और ये चैप्टर 12 है एफएससी पार्ट 1 का और इसका नेम है न्यूट्रिशन। इफ़ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अब न्यूट्रिशन में डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओरल कैविटी क्या रोल प्ले करती है। ओरल कैविटी में हमारा माउथ आ जाता है और टीथ वगैरह की एक्टिविटी आ जाती है और हमारे टंग के फंक्शंस आ जाते हैं। फूड माउथ में एंटर होती है। माउथ में यानी माउथ फर्स्ट पोर्शन होता है जहाँ पे फूड एंटर होती है। उसके बाद टीथ जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड की। उसके बाद सलाइवा जो है वो म्यूकस सिक्रीशंस वगैरह होती हैं वो काम करते हैं। उसके बाद स्टमक में जाती है खुराक ईसोफेगस के थ्रू। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। अब यहाँ पे 3 तरह के सेल्स होते हैं। जो म्यूकस सेल्स होते हैं ना वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जो पेप्टिक सेल्स होते हैं वो पेप्सिनोजेन की सिक्रीशन कर रहे होते हैं। और जो पेरिटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं स्टमक के अंदर ताकि फ़ूड की ब्रेक डाउन अच्छी तरह से हो जाए। फूड जो है ना वो इन जूसेस के साथ और इन म्यूकस के साथ मिक्स हो जाती है और उसके बाद बनता है काइम। काइम को हम कहते हैं कि ये सेमी डाइजेस्टेड होता है, यानी इसमें फूड जो है ना वो आधी डाइजेस्टेड फॉर्म में होती है, आधी डाइजेस्ट हो चुकी होती है और आधी नहीं होती है। इसकी जो नेचर है वो एसिडिक होती है और ये पल्पी फूड होती है, यानी गूदे की तरह की शेप बन रही होती है फूड की अगर हम देखें तो। स्टमक में सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है। उसके बाद फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शंस होते हैं ड्यूटेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म होती है और उसके बाद पेरिस्टालसिस होती है। पेनक्रियाज और लीवर जो है वो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, फूड की ब्रेक डाउन होती है और एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड में जाती है। फिर जो भी चीज़ें या ग्लूकोज वगैरह प्रोड्यूस हो रहा होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड। उसके बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद फूड जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हम कहते हैं कि यहाँ पे डाइजेशन कम होती है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ना वो एक्टिविटी करते हैं फूड के ऊपर और मिनरल वाटर या जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं ना वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद च्यूइंग के प्रोसेस में हेल्प करता है। अच्छा, ये माउथ का ये इन्हीं का ही बताया हुआ है कि ओरल कैविटी जो है ना उसमें चबाने का काम भी होता है, सलाइवा सिक्रेशन भी होती है। उसके बाद स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिनोजेन पैप्सिन होते हैं। उसके बाद प्रो रेनिन ये एंजाइम है, प्रो एंजाइम ये कन्वर्ट करता है रेनिन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। और उसके बाद केसीन प्रोटीन यहाँ पे मौजूद होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस होता है, इंटेस्टिनल जूस होता है, बाइल और पेनक्रियाटिक लाइपेज ये सारे एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं यहाँ पे। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन की एक्टिविटी बताइए कि लार्ज इंटेस्टाइन में जितनी भी डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होना होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो फीसिस होते हैं या जो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू एनस। उसके बाद पैरासिटिक इन्फेक्शंस की बात की जा रही है कि कौन से पैरासाइट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। उनमें टेप वार्म आता है, हुक वार्म, पेन वार्म, राउंड वार्म, थ्रेड वार्म, वायरस या बैक्टीरिया ये स्टमक में रहते हैं पैरासाइट्स के तौर पे। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स में हम बात करते हैं कि जॉन्डिस हो सकता है, नोज़िया और वॉमिटिंग, ब्लड इन स्टूल, पेप्टिक अल्सर्स हो सकता है और डायरिया या गाल स्टोन्स वगैरह जो है ना वो बन सकते हैं। फिर हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और वो कैसे काम कर रही होती हैं। सबसे पहले स्टमक होता है। स्टमक जो है ना इसने फूड को डाइजेस्ट करना होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन होनी होती है और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होनी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है और सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो रॉ मटेरियल को या जो बची हुई फूड होती है जो एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं हो सकती है। उसके बाद रेक्टम जो है ना वो सॉलिड वेस्ट को स्टोर करती है जब तक कि हमारी बॉडी को ये फील ना हो कि अब सही टाइम है ये सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने का। उसके बाद मिसेंट्री टिश्यू हमारे पास मौजूद होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को सपोर्ट कर रही होती है और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रही होती है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है पायरोसिस या हार्ट बर्न, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। नॉर्मल पर्सन जो है ना उसकी इसोफेगस, डायफ्राम, गुलेट, लिवर, स्टमक एसिड, स्टमक ये सारा कुछ जो है ना ये नॉर्मल होता है। लेकिन हार्ट बर्न कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन के बजाय ना जो स्टमक की प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है ना वो उसमें एसिडिटी आ जाती है और वो स्वेल हो जाती है। उसके बाद हम कहते हैं कि एसिड रिफ्लक्स हो गया है, कि एसिड जो है ना वो स्टमक में है।
स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना वो हमारी ईसोफेगस में आ जाता है, वेयर इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड राइजिंग अप इनटू द गुलेट। जो फूड की ब्रेक डाउन तो काज कर रहा होता है, लेकिन उसकी नेचर जो है ना वो एसिडिक हो जाती है और वो बर्निंग काज कर रही होती है, इसलिए इसको हार्ट बर्न कहा जाता है। उसके बाद बात की गई है कि स्टमक के अंदर कौन से सेल्स मौजूद होते हैं। गोबलेट सेल्स होते हैं, और ये देखना है हम लोगों ने कि ये सिक्रीट क्या कर रहे हैं। ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं पेरिटल सेल्स। पेरिटल सेल्स जो है ना इनको गैस्ट्रिक एसिड भी सेल्स भी कहा जाता है कि ये गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप लोगों ने ये याद रखना है कि गैस्ट्रिक एसिड की जहाँ पे बात हो रही होगी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। गैस्ट्रिक का वर्ड जो है ना वो स्टमक के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टमक के में कौन सा एसिड मौजूद होता है, हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद चीफ सेल्स जो है ना ये पेप्सिनोजेन को प्रोड्यूस करवाते हैं, और प्रोटीएज एंजाइम जो है ना वो भी यहाँ पे मौजूद होता है। उसके बाद डी सेल्स होते हैं। डी सेल्स को हम कहते हैं कि ये सोमैटोस्टेटिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सोमैटोस्टेटिन ने क्या करना होता है, इसने इनहिबिट करनी होती है एसिड की सिक्रीशन। जो एसिड सिक्रीट हो रहा होता है ना उसकी सिक्रीशन को इसने रोकना होता है। उसके बाद जी सेल्स है, जी सेल्स फॉर गैस्ट्रिन, इसने भी एसिड को स्टिमुलेट करना होता है। स्टिमुलेट मींस स्टार्ट करना होता है। उसके बाद ये वही हार्ट बर्न और पायरोसिस की कंडीशन जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है। उसके बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपलर प्रोटीन की डाइजेशन होती है, और प्रोटीन का हमें पता है कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद माल्टोज़ की होती है। माल्टोज़ हमें पता है कि ग्लूकोज की ही एक फॉर्म है। उसके बाद फैट्स में हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स दोनों आ जाते हैं। 3 डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देने के लिए तीन किस्म के डाइजेस्टिव जूसेस जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं या सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले बाइल फ्रॉम लीवर, जिगर जो है ना वो बाइल को प्रोड्यूस करवाता है। दिस ब्रेक्स फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर ईजियर डाइजेशन। ये जो बाइल प्रोड्यूस करवाता है ना लीवर, ये फैट्स को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है ताकि उनकी डाइजेशन आसानी से हो सके। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ना वो पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करवाते हैं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए एंजाइम होता है। प्रोटीएज प्रोटीन की डाइजेशन के लिए एंजाइम होता है, और लाइपेज जो है ना ये लिपिड्स की डाइजेशन के लिए एंजाइम होता है। उसके बाद इंटेस्टिनल जूस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस या सिक्रीट कर रही होती है, और ये भी हेल्प करता है डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। और ये एंजाइम्स सिक्रीट कर रहा होता है जिनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज फॉर प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर लिपिड्स। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और उसके बाद यहाँ पे अपेंडिक्स की भी थोड़ी सी वेन मौजूद होती है। उसके बाद कॉलन, रेक्टम, ये जो है ना ये लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शंस हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं फंक्शनिंग एक्सेसरी ऑर्गन स्टमक को कहा जाता है। पेनक्रियाज में हम डिस्कस करते हैं पेनक्रियाज क्या काम करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज जो है ना वो एक ग्लैंड की तरह काम कर रहा होता है स्टमक के दरमियान और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान। प्रोड्यूस सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये डायग्राम में जो ये थोड़ा येलोइश शेड में नज़र आ रही है ना जो ऑर्गन, ये है पेनक्रियाज। ये एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करवाता है, जिसमें ट्रिप्सन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज लिपिड्स को या फैट्स को डाइजेस्ट करता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। अच्छा, एक्सोक्राइन में हम बात करेंगे कि ये एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में हम बात करेंगे कि पेनक्रियाज जो है ना वो हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे। प्रोड्यूस हार्मोन्स टू रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अब अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर रहा है तो वो कैसे काम करता है कि इसने इंसान की बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना होता है। और वो कैसे मेंटेन होता है कि अगर इंसुलिन की कमी हो रही है या ग्लूकागोन की कमी हो रही है या ज़्यादती हो रही है तो उसको बैलेंस किया जाता है और ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाता है। अब ये जो डायग्राम है आपको येलोइश नज़र आ रहा है ना, ये है पेनक्रियाज। अब यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी देख लेते हैं कि क्या होती है। माउथ जो है ना वो स्पोकन लैंग्वेज में हमारी हेल्प कर रहा होता है। फेरिंक्स में स्वालिंग हो रही होती है, फूड को निगला जा रहा होता है और लुब्रिकेशन हो रही होती है। इसोफेगस जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। स्टमक जो है
वो स्टोर करता है, फिर ब्रेक डाउन करता है, फिर पेप्सिन और पेप्सिनोजन की एक्टिविटी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्टिविटी होती है, अब्जॉर्प्शन भी थोड़ी बहुत होती है, फिर म्यूकस सिक्रीशन हो रही होती है। उसके बाद पेनक्रियाज जो है वो हार्मोन रिलीज़ कर रहे होते हैं, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, पॉलीसेकेराइड्स को और लिपिड्स को और प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद लिवर जो है वो ब्रेक डाउन करता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की विटामिन्स और आयरन्स को स्टोर कर लेता है, ओल्ड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और न्यू ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो पॉइजन्स वगैरह लीवर प्रोड्यूस कर रहा होता है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और बाइल जो होता है ना, लीवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। जो गाल ब्लैडर होता है वो बाइल को स्टोर करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हेल्प कर रही होती है न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में, वाटर की एब्जॉर्प्शन में। और पेप्टाइडेज जो है ना एंजाइम वो प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। और सुक्रेज जो है ना वो डाइजेस्ट कर रहा होता है शुगर्स को। ये पिछले डायग्राम में जो आप लोगों को ये ग्रीनिश नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास गाल ब्लैडर होता है। उसके बाद यहाँ पे भी वही एक्टिविटी परफॉर्म की गई है कि इसोफेगस, लिवर, गाल ब्लैडर, पाइलोरस, पेनक्रियाज, रेक्टम, एनल, स्फिंक्टर, ये सारे ऑर्गन्स हमारे पास मौजूद होते हैं और ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये भी साथ बताया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने बात की स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन होते हैं जुजिनम, इलियम और ड्यूडिनम। यहाँ पे हम लोग जुजिनम को डिस्कस करेंगे। ये मेन सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और इसकी जो हम लेंथ की बात करें तो वो 15 फीट तक होती है। लेकिन ये ऐसे कोई लप हुई होती है हमारी बॉडी में कि ये इतनी ज़्यादा सरफेस एरिया को घेरती नहीं है और इतना फील नहीं होता। और ये एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं फूड में, यानी फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन वाटर की एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं हो रही होती है। उसके बाद जुजिनम और इलियम को देख लेते हैं कि अब इनकी लेंथ होती है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। अपर 2/5 ऑफ दिस लेंथ मेक अप द जुजिनम। जो अपर पोर्शन होता है ना वहाँ पे हम कहते हैं कि वो जुजिनम है। इनके अलग तरह फीचर्स होते हैं। जो जुजिनम होती है ना वो स्टार्ट होती है ड्यूडिनो जुजिनल फ्लेक्सर से। और इलियम जो होती है ना वो एंड होती है इलोईसल जंक्शन से, इससे इलियोसिकल भी कह सकते हैं। उसके बाद कोइलिंग फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये हम लोगों को पता है। और ये फ्रीली प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती है, फैन शेप्ड होती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन ने इसको कवर किया हुआ होता है। और ये मिसेंट्री के तौर पे काम कर रही होती है एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी जितना भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। स्टमक में डाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।